आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचटी, जीएससी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए अध्ययन श्रृंखला साबित होने वाली है एक रामबाण, क्योंकि मैं प्रज्ञान सर पुनः उपस्थित हूं लेकर के आपको आपका चहेता अध्ययन श्रृंखला प्रमुख कथन व कथनकार का संभवतः 12वां भाग होगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, यह रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज की पाठचर्या को यहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर लेने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में हम लोग आज का कथन। पहला कथन, रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत है, एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। और कुरुक्षेत्र रचना जो 1946 ईस्वी की है, इससे अवतरित यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। अगला कथन साथियों कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पाश्चात्य एक दागता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अंधेरे में कविता के संदर्भ में मुक्तिबोध की जो रचना है, यह शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। अगला कथन है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, और यह कथन है अज्ञे जी का, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। अगला कथन है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। आषाढ़ का एक दिन कृति से मोहन राकेश का यह कथन है, जिसमें कि यह जो वक्तव्य है वह उसकी एक स्त्री पात्र प्रियंगु मंजरी है उसके द्वारा कहा गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, और यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि काव्य का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है, यह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चित ही जिसमें व्यक्तित्व और भाव हैं वे ही जान सकते हैं कि उनसे मुक्त की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। और यह टी.एस. इलियट महोदय का कथन है। अगला कथन साथियों कि जो वस्तु जिसके सादृश्य रखती हो, जो वस्तु जिसके सादृश्य रखती हो वही उचित है, और इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है, यह आचार्य क्षेमेंद्र का कथन है। अगला कथन है कि आंसू जीवन के वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है, यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। अगला कथन साथियों की कामायनी मनश्चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी मनश्चेतना के विकास का महाकाव्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है यह, और नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला कथन, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात का खंडन तो वे आप ही थे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन साथियों कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जात भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है, और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
अगला कथन है कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द कृणा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है कि जो कार्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन है पंडित नंदुलारे वाजपेयी जी का। अगला कथन है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियों पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है, न स्वकीयों के गतागत की बहेली बुझाने की। और यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। और यह महादेवी वर्मा का कथन है। अगला कथन है कि मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। और यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन साथियों की छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद यानी सिंबोलिज्म की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन देखते हैं हम लोग। अगला कथन है कि इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभाव का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। अगला कथन है कि भारतीय युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की। और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र ने। यह रामविलास शर्मा जी का कथन है। अगला कथन है कि सच्चा घुमक्कड़ धर्म जाति देश काल सारी सीमाओं से मुक्त होता है। वह सच्चे अर्थों में मानवता के प्रेम का उपासक होता है। यह राहुल सांकृत्यायन का कथन है। अगला कथन है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। छूट गया है, नंदुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है। अगला कथन साथियों की छायावाद काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और क्षमा करिए, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है। यह कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन है कि छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामयिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है। यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। अगला कथन है कि मैं मजदूर हूं, मजदूरी किए बिना मुझे कोई भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। यह मुंशी प्रेमचंद्र का कथन है। अगला कथन है कि प्रायः सभी कलाओं के लिए मूर्त आवश्यक है। अप्रतिहत मूर्ति प्रेम ही कला की जन्मदात्री है। जो भावनापूर्ण सर्वांग सुंदर मूर्ति खींचने में जितनी कृतविद्ध है वह उतना बड़ा कलाकार है। यह निराला का कथन है।
अगला कथन साथियों कि साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। इस तरह जाति के मुक्त का प्रयास का पता चलता है। धीरे धीरे चित्र प्रियता छूटने लगती है। मन एक खुली प्रशस्त भूमि में विहार करना चाहता है और यह निराला का कथन है। अगला कथन साथियों कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने खड़ा किया। भारतेंदु जी के संदर्भ में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला कथन साथियों कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है वे यानी भारतेंदु सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है और यह कथन है हिंदी की प्रथम कहानी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है कि मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए कठिन है। तब तुकबंदी करने वालों को कौन कहे, यह बालकृष्ण भट्ट का कथन है। अगला कथन है कि पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही, यह मुंशी प्रेमचंद का कथन है। अगला कथन है कि एक समय जब आएगा जब हिंदी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊंची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा किंतु उनकी आत्मा मर जाएगी। संपादक न होकर मालिक का नौकर होगा और यह बाबूराव विष्णुराव पराड़कर का कथन है। अगला कथन है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जाति साहित्य है। वह हमारे जाति नव जागरण का साहित्य है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है गोदान के संदर्भ में विद्वानों के कुछ प्रमुख कथन देखते हैं हम लोग। गोदान की महाकाव्यात्मकता महाकाव्य के समान निर्मित नहीं है, बल्कि यह उपन्यास यथार्थवादी नींव पर अवस्थित है। कमल किशोर गोयनका का कथन है। अगला कथन है कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। गोदान कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोपाल राय का कथन है। गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। नलिन विलोचन शर्मा का यह कथन है। आगे, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं, यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है, इसलिए उनका आधार वस्तुवादी है। यह भी रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है साथियों कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद तथा प्रगतिवाद में होता है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि प्रेमचंद भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। यह रामविलास शर्मा का कथन है। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, सुख दुख और मृत्यु के भी। यह भी कथन रामविलास शर्मा का ही है। अगला कथन है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि केशव काव्य में अलंकार का स्थान प्रदान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और अगला कथन है कि छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर चाहते हैं आपकी आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन आती रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।
तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।